आप सब लोगों को याद होगा 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी तो उस समय भी एक लक्ष्य निर्धारित करके और बड़ी कार्य योजना बना के योगी जी की सरकार ने काम शुरू किया था और उसके बड़े सार्थक परिणाम आए थे हम सबके सामने। जब दोबारा उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने एक लंबे कालखंड के बाद इतिहास बनाते हुए किसी सरकार को दोबारा जनादेश दिया और योगी जी ने दोबारा जब कार्यभार संभाला तब भी उसी तर्ज पर 100 दिन का पहले लक्ष्य निर्धारित किया, बाद में 6 महीना, फिर 2 साल, फिर 5 साल का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार काम कर रही है और बड़े ही संतोष के साथ आप लोगों के बीच में हम अपनी बात को रखना चाहते हैं कि 100 दिन का जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया था, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में मैं और हमारे सहयोगी मंत्री माननीय मुन्नू लाल पुरी जी, हमारे एसीएस साहब सुरेश चंद्रा जी, श्रम आयुक्त शकुंतला जी, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों और सभी लोगों ने मिलकर, हम सब लोगों ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया और 100 दिन के अंदर ही जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए निर्धारित किया था उसको पाने में हम लोगों को सफलता मिली। श्रम विभाग ने 5 बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, हमारे सेवा योजन विभाग ने 3 लक्ष्य निर्धारित किया और राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत मेडिकल कैंप 104 मेडिकल कैंप लगाने का लक्ष्य लेकर हम सब लोगों ने काम की शुरुआत की। और मैं पुनः अपने सभी मुन्नू लाल पुरी जी के साथ साथ अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि सबके सामूहिक प्रयास का ही फल है कि आज लक्ष्य से ज्यादा काम करने में हम लोगों को सफलता मिली है। बिना जो पहला लक्ष्य हम लोगों ने रखा श्रम विभाग का, बिना कर्मचारियों के जो प्रतिष्ठान थे उनके रजिस्ट्रेशन को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। साथ ही जो नवीनीकरण की प्रक्रिया चलती थी उससे भी ऐसे प्रतिष्ठानों को हम लोगों ने मुक्त कर दिया है। जो दूसरा लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया, बहुत दिनों से कारखानों के लोगों की भी मांग थी और हमारी जो मातृशक्ति है, मैं समझता हूं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हम सब लोगों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कि रात्रि काल में हमारी मां बहनें भी काम कर सकें, उसके लिए एक सामान्य नीति बनाने का भी हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया था। सामान्य नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में हम लोगों ने बनाया है, तमाम मानकों के साथ बनाया है, तमाम शर्तों के साथ बनाया है। हमारे जो तीसरा हमारा जो बड़ा लक्ष्य था वो था
बंधुआ श्रमिकों के चिन्हांकन का, उनके ऑनलाइन ट्रैकिंग का और उनके पुनर्वासन का। ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित कर किया है विभाग ने। यह भी 100 दिन के अंदर ही इस लक्ष्य को भी हम लोगों ने रखा था और ये पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज पहला ऐसा सूबा है, ऐसा प्रदेश है जहां इस तरह की ऑनलाइन प्रक्रिया आज प्रचलित की गई है। ये एक बड़ा काम हुआ है। हमारे सम्मानित प्रेस के माध्यम से भी, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी बहुत दिनों से समाज में एक मांग उठा करती थी, बाल श्रम पर कैसे प्रतिबंध लगे, उसको कैसे रोका जाए। छोटे हाथ को जिस तरह से मजबूर कर लोग काम लिया करते थे, उसको कैसे प्रतिबंधित करें, हम कैसे रोकें। इस कुप्रथा को, जो समाज पर एक अभिशाप जैसा था, उसको रोकने की चुनौती को भी हम लोगों ने स्वीकार किया था और 100 दिन के अंदर मैं ये भी बड़े संतोष के साथ आप लोगों के सामने इस बात को भी मैं रखना चाहता हूं कि 100 दिन के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 हॉट स्पॉट जो पहले से प्रयास करके चिन्हित हम लोगों ने किए थे, ऐसे 200 हॉट स्पॉट जो वार्ड हैं निगमों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर, नगर पंचायतों के अंदर, उनको जो चिन्हित किया हम लोगों ने और फिर ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया। ऐसे 200 स्थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और चिन्हित करके वहां पूरा प्रयास करके बाल श्रम मुक्त उस क्षेत्र को घोषित करने का हम लोगों ने काम किया है और आने वाले 5 साल के अंदर विभाग का ये लक्ष्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त हम करेंगे, जिसकी शुरुआत 100 दिन के अंदर 200 स्थानों पर बाल श्रम मुक्त करके उसकी घोषणा करके हम लोगों ने उसकी शुरुआत की है, जिसकी सराहना आज प्रदेश में भी हो रही है और देश में भी हो रही है। तमाम सामाजिक संगठन भी इस फैसले का, इस प्रयास का, सरकार के इस प्रयास का अभिनंदन कर रहे हैं। चीनी तथा आसमानी उद्योग में जो नियोजित हमारे श्रमिक हैं, काफी दिनों से उनके वेतन का पुनरीक्षण नहीं हुआ था। 100 दिन के अंदर हम लोगों ने इस लक्ष्य को भी निर्धारित किया था। 100 दिन के अंदर हम लोगों ने इसका भी संकल्प लिया था कि हम उनके वेतन को पुनरीक्षण करेंगे ताकि जो बड़े पैमाने पर चीनी उद्योग में, आसमानी उद्योग में हमारे जो श्रमिक काम करते हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। ये काम भी हम लोगों ने किया है। हमारे सेवा योजन विभाग ने 90 मेलों का, रोजगार मेलों का हम लोगों ने लक्ष्य 100 दिन के अंदर निर्धारित किया। 90 रोजगार मेलों का आयोजन करके और 25,000 बेरोजगार लोगों को निजी क्षेत्र में उनके रोजगार की व्यवस्था करने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया था। ये भी समय से पहले इस लक्ष्य को भी विभाग ने सामूहिक प्रयास कर इसको हासिल किया है। देश में पहली बार कैरियर काउंसलिंग की बात योगी जी की सरकार ने की। बड़े पैमाने पर जो हमारा युवा है, जो हमारा नौजवान है, उचित मार्गदर्शन उनको नहीं मिल पाता था। हम सब लोगों ने इसको भी टारगेट किया, इसको भी 100 दिन के लक्ष्य में शामिल किया कि हम कम से कम 50,000 नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग को भी हम करेंगे, उनका मार्गदर्शन विभाग करेगा ताकि वो अपनी सुविधा के हिसाब से
और जो नियोजित करने वाले लोग हैं उनकी जो डिमांड होती है, उनकी जो मांग होती है, उसके अनुरूप अपनी तैयारी कर सके और अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सके। तो 50,000 ऐसे बेरोजगार नौजवानों के कैरियर काउंसलिंग का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, उसको भी विभाग ने बड़े ही सक्रियता के साथ और समय से पहले इस लक्ष्य को भी हम सब लोगों ने हासिल करने में सफलता पाई है। और तीसरा सेवा योजन विभाग ने हम सब लोगों ने जो लक्ष्य रखा था, वो सेवा मित्र पोर्टल बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था। 2022 के विधानसभा के आम चुनाव में लोक संकल्प पत्र में हर हाथ को काम देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अगर दोबारा हमारी सरकार बनती है तो हम हर हाथ को काम देंगे। 100 दिन के अंदर हम सब लोगों ने तकरीबन 4,000 ऐसे कुशल कारीगरों को सेवा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य रखा और साथ ही साथ 1,350 लोगों को इस नए पोर्टल, एक नए सिस्टम, नई व्यवस्था से लाभान्वित करने का भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा। और इसकी भी प्रशंसा चारों तरफ समाज में हो रही है। कुशल कारीगर समाज को मिल रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था है, 4,000 कुशल कारीगर उस पर रजिस्टर्ड है हमारे पोर्टल पर, सेवा पोर्टल पर। किसी की एसी खराब हो जाती है, बिजली की कोई समस्या घर में होती है, पानी की कोई समस्या होती है, और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं जिसका सामना परिवार करता है, समाज करता है, लोग करते हैं और बाजार में उनको घूमना पड़ता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन सेवा पोर्टल पर वो आते हैं और हम कुशल कारीगर उनके लिए उपलब्ध कराते हैं, उनके सेवा में समर्पित करते हैं। ये इस पोर्टल का भी गठन हुआ, 4,000 कारीगरों को उस पर हम लोगों ने रजिस्टर्ड कराया और 1,350 लोगों को इससे लाभान्वित होने का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को भी और उस लक्ष्य से ज्यादा लोगों तक कुशल कारीगर पहुंचे हैं, अपनी सेवा दी है। इस पर आगे बहुत तेजी से विभाग ने काम करने का फैसला किया है। इस पर आगे हम लोग काम करेंगे। राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत जो हमारे विभाग के हॉस्पिटल हैं, हमारे जो क्लिनिक हैं, वहां पर करीबन 104 मेडिकल कैंप लगाने का भी लक्ष्य हम लोगों ने रखा था। 100 दिन के अंदर 104 मेडिकल कैंप लगाएंगे और हमारे जो श्रमिक हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, हम उनका मेडिकल चेकअप करेंगे और फिर उनके पास जो समस्या होगी, जिस प्रकार की परेशानी होगी, उसके समाधान की तरफ भी हम, उनके इलाज की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से 104 मेडिकल कैंप भी 100 दिन से पहले ही विभाग ने लगाया। ये 30 जून से पहले हम सब लोगों ने इस सारे कामों को कर लिया। अब ये हमारी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में अब 60 दिनों पर 600 तकरीबन हम लोगों ने आगे जो लक्ष्य रखा है 6 माह का, अब उस पर ये पूरी टीम काम करने के लिए तत्पर है। सबका मनोबल बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो बढ़े मनोबल के साथ जो समाज के आखिरी व्यक्ति की सेवा करने का दायित्व और जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है, उस क्षेत्र में काम करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं। आप सब लोगों का बार बार अभिनंदन है, आप सब लोगों का बार बार स्वागत है। मेरा एक सवाल है, योजना के श्रम अधिकारी है, सभी से
आप हमें वीडियो उपलब्ध करा दें, निश्चित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ड्राइवर आपका संविदा कर्मचारी है और बाबू जो है आपका परमानेंट कर्मचारी है और उसे वो 80,000 रुपया नहीं, जो लोग भी शामिल हैं निश्चित तौर पे कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। पप्पी जी, सवाल ये है कि अब संविदा पे नौकरियों का दौर शुरू हुआ। अभी परसों ही ये सिंचाई विभाग ने मंत्री जी ने घोषणा की कि 600 लोग को संविदा पर रखेंगे और प्राइवेट सेक्टर से लेके उसको तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि कोई रेगुलर रिक्रूटमेंट तो दिख रहा है। तो आपका अनुभव है श्रम से अपन के सचिव काफी, ये श्रम कानून अब कहाँ तक प्रासंगिक रह गए हैं? ये कैसे आप जॉब सिक्योरिटी देंगे? क्योंकि संविदा तो हाजी की नौकरी हाजी करते हैं। नहीं, आपसे देखिए क्या है कि अभी 10,000 बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी सरकार ने 100 दिन के अंदर दी है। कहीं विसंगति है, कहीं किसी प्रकार की परेशानी है, उसको दूर करने का दायित्व भी हमारा है और नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी है, उससे हम भागने वाले नहीं हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं निश्चित तौर पे गंभीरता के साथ हमारे एसए साहब भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं। हम सप्लीमेंट कर दें, देखिए जैसे बारी बारी से अभी है, हम लोग जानते नहीं। नहीं, अभी तो किया है। ऐसा नहीं है, लोग प्रमोशन हुए नहीं, अभी तो प्रमोशन हम बता देते हैं। अभी किया है। एक सेकेंड, देखिए ऐसा है, ईएसआई में जो डॉक्टर हैं उनकी ग्रेडेशन लिस्ट है और ग्रेडेशन लिस्ट के हिसाब से जो प्रमोशन हो सकते थे प्रमोशन किए गए हैं। कुछ प्रमोशन अभी ड्यू हैं। पहले दफे प्रमोशन, हाँ ये बात आपकी सही है कि बड़े लंबे अंतराल से प्रमोशन कभी हुए नहीं थे विभाग में। तो जो एग्जिस्टिंग नियमावली थी उसके अनुसार क्लास 1 में लोगों के प्रमोशन हुए हैं और अभी कुछ प्रमोशन ड्यू है, वो प्रमोशन भी होंगे। एक और अच्छी चीज बताना मैं चाहूंगा कि 256 नए डॉक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन से अभी आए नियुक्त हो गए हैं, उनकी पोस्टिंग जल्दी हो जाएगी। हमारे जो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स हैं ईएसआई के, वो करीब 50% कैपेसिटी चल रहे थे, डॉक्टर्स की बहुत कमी थी। कुछ डॉक्टर्स जो रिटायर्ड हैं वो परमिशन लेके सरकार की तरफ से फिर वहाँ रखे गए रिटायर्ड लोगों को, और अब हमें 256 डॉक्टर मिल गए। नियमावली है, किन कारणों से 2 साल पहले प्रमोशन नहीं हुए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने प्रमोशन किए हैं और आगे भी प्रमोशन होंगे, आगे करेंगे। अच्छा दूसरा आपने कुछ पूछा था। इनका भी जवाब देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था आपने कि जो लेबर बोर्ड्स हैं, लेबर लॉज संविदा, उनकी रेलेवेंस आज की तारीख में है कि नहीं है। देखिए, जब ये लेबर डिपार्टमेंट बना तो इसका मुख्य काम था इन्फोर्समेंट। जो लेबर कोड्स थे, लेबर लॉज थे, चाहे सेंट्रल एक्ट हो चाहे स्टेट एक्ट हो, 29 करीब एक्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और 8 एक्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ये अपने उत्तर प्रदेश में जो हमारे डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट हैं उनके लागू हैं। आज की तारीख में जब से लेबर कोड्स बने हैं या सोशल सिक्योरिटी एक्ट बना है, तब से हम जो लेबर फोर्स है उसके वेलफेयर की तरफ हम बढ़े हैं। अब देखिए क्या है, हम ईपीएफ है, ईएसआई है, उनका इलाज है, ये सब तो हम लोग कर रहे हैं। अगर सारे कोड्स खत्म हो जाएंगे तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो लेबर फोर्स काम कर रहा है
ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका इलाज कैसे होगा, उसके परिवार का इलाज कैसे होगा, कैसे हम इंश्योर कर पाएंगे। तो रेलेवेंस है, अभी भी उनकी जरूरत है। एक चीज आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनका ईपीएफ और ईएसआई जमा नहीं होता। कोई पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट हो तो आप हमें दे सकते हैं, हम वहां पर अपनी देखिए, तो मेरी बात सुनिए ना। बता रहे हैं जो वाणिज्य संस्थाओं में, होटल में, अन्य जगह 12 साल, 14 साल, 18 साल के कम उम्र के लड़के कार्य कर रहे हैं। आपका श्रम विभाग ने इन कितने संस्थाओं पर पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में कितनी छापेमारी किया है? जी जी बिल्कुल। इसमें क्योंकि विभाग के पास पिछले सालों में कुछ और बहुत सारे काम रहे हैं तो उस स्तर का परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, मगर आप देखिएगा पिछले 3 महीनों में बाल अधिकार आयोग, एनसीपीसीआर और विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो आपने प्रश्न उठाया उसी को दृष्टिगत रखते हुए कि इस कार्य में गति आए, और नए एक्ट आने के बाद आप सबकी जानकारी के लिए यह है कि 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं कर सकता। हो सकता है सूचना का कोई हो रही है तो उसके लिए हम ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम भी है, हमारा एक पेंसिल पोर्टल, इस पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो इसके लिए विशेष अभियान संचालित करके कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही आपको माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो 5 साल में हमें लक्ष्य मिला है आपको परिवर्तन दिखेगा। पालक योजना 2012 नहीं, उसमें सीबीआई जांच कर रही है। हाँ, सीबीआई जांच कर रही है। सर इस स्कीम के बारे में गुप्ता जी आपको आइडिया है डिटेल में? देखिए, जितना मुझे पता है वो बता रहा हूँ, बकाया वो बताएंगे, विभाग के अफसर हैं। ये स्कीम समाज कल्याण विभाग की तरफ से चलवाई गई थी और इसका फंडिंग, हाँ, ये फंडिंग जो है इसकी मतलब लेबर डिपार्टमेंट ने किया था। अच्छा, उस समय संभवतः ऐसा कोई आदेश श्रम विभाग ने कर दिया था कि इसकी जांच पड़ताल जो है वो श्रम विभाग के अधिकारी नहीं करें। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ, घोटाला हुआ। उसके बाद में रेणुका कुमार जी ने जांच की, जांच के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने जांच ऑर्डर कर दी और पालना करे कि सीबीआई जांच कर रही है। ठीक है, कल ही या परसों हमने सीबीआई अफसर कुछ बात किए थे, वो जल्दी ही इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है लगा के जो भी दोषी हैं उनको रखेंगे। नहीं, श्रम देखिए 2 चीज है ना, श्रम विभाग के अफसर इसलिए नहीं उसमें फंसे कि पैसा बोर्ड से गया था। ठीक है, बोर्ड से पैसा दिया और पैसा जब ट्रांसफर हुआ श्रम विभाग का कोई अधिकारी अभी कोई नहीं मिला, अभी तक मेरी जानकारी में नहीं कोई। उसमें नहीं, दो चीज है। देखिए, जब उनका रिपोर्ट आ जाने दिए, अगर सीबीआई जो सबमिट करे कार्रवाई करे, ज्यादा जरूरी है। हाँ, कितने पत्रकार, हाँ पत्रकार, देखिए एक मिनट, देखिए ऐसा ना, मजीठिया बेज बोर्ड माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में है। इसमें मतलब पत्रकार बंधुओं की तरफ से भी 2 लोग उसमें है। अभी ठीक कर देंगे। अब मैं ठीक करूंगा उसको, देखिए पक्का। और एक दिन अलग से आप लोगों के साथ बैठेंगे,
नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें एक उम्र का निर्धारण है उसमें एक उम्र की सीमा होगी उसमें। वैसे उसमें एक उम्र की सीमा निर्धारित है, ऐसा नहीं है कि चलते ही रहेंगे। एक दिन उसको लेकर हम लोग बैठते हैं, हाँ, एक दिन बैठा जाए उस विषय को लेकर जिसको आप कह रहे हैं। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, भाई साहब लोग भी बैठे, सब लोग बैठे, उस पर जो आप लोग सुझाव दें कैसे उस पर आगे बढ़ा जाए, आपके भी सुझाव का स्वीकार वो मैंने कहा कार्रवाई करें। ये वीडियो भेज दीजिए, एक्शन होगा। आज शाम तक कार्रवाई कर देंगे। एक मिनट भाई साहब ने देवरिया का एक विषय भ्रष्टाचार का उठाया है, आज शाम तक ही कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाए। सबके खिलाफ कार्रवाई अरे सुनो, अरे नहीं, अभी देखिए, अभी हमने उसको स्पष्ट किया कि जो हमारे वार्ड हैं, जो बाल श्रम कभी न कभी हुआ है और चिन्हित है पहले से, जहाँ कहीं कभी पहले बाल श्रम हुआ है और वो स्थान चिन्हित है, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो गांव हो, चाहे नगर निगम का कहीं कोई दूसरा इलाका हो, चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे कोई ईंट भट्ठा हो, वो स्थान जो पहले से चिन्हित रहे हैं, उन स्थानों को पूरी तरीके से बाल श्रम मुक्त किया है हम लोगों ने। और पूरे उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष में बाल श्रम मुक्त करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को। उसकी डिटेल हम आपको दे देंगे। नहीं, देखिए, जो भर्तियां अधूरी रह गई थी उसको भी पूरा किया है हम लोगों ने। इस कार्यकाल में 10,000 लोगों को, बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई है। उसमें पहले से कुछ प्रक्रिया में थे, उसको भी हम लोगों ने किया है। नहीं, मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि सरकारी क्षेत्र में भी 10,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। धन्यवाद।